नमस्कार। हमारा निर्माण हमारे पूर्वजों के आनुवंशिक अंश से हुआ है, पर हमारा विकास उनके सामूहिक जीवन से। ये पंक्तियां डॉक्टर अरविंद कुमार आर्यन की किताब अमर कोशिका से हैं। जी हाँ, बायोफ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन। बिल्कुल। और ये हमें सीधे आज की हमारी चर्चा के केंद्र में ले आती हैं। आज हम इसी किताब की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये हमें ले जाती है साल 2095, पटना बायो रिसर्च सेंटर। हाँ, जहाँ कहानी है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पलटने की और जेनेटिक इंजीनियरिंग से अमरता पाने के सवालों की। और किताब ये भी इशारा करती है कि विज्ञान शायद ईश्वर के समीकरणों को छू रहा है। जिससे बड़े सवाल उठते हैं, विज्ञान बनाम प्रकृति, और क्या इंसान ईश्वर की भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही है कि इस काल्पनिक कहानी में जो वैज्ञानिक सोच है, जो नैतिक दुविधाएं हैं, उन्हें समझें। हाँ, देखें कि ये कहानी उम्र, जीवन, मृत्यु, अमरता, इन सब पर हमारी सोच को कैसे चुनौती देती है। ये सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं है, ये विज्ञान की तरक्की से पैदा होने वाली संभावनाओं और शायद जिम्मेदारियों पर भी एक टिप्पणी है। तो चलिए कहानी के दिल में चलते हैं, प्रोजेक्ट प्राण, और इसके पीछे का दिमाग डॉक्टर आर्यव्रत कुमार। पटना बायो रिसर्च सेंटर में वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो पहले सोचा भी नहीं गया था। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बूढ़े बंदर की कोशिका से, जो फिर से जवान हो जाती है। यही प्रोजेक्ट प्राण का लक्ष्य था। जो एजिंग क्लॉक है, उम्र बढ़ाने वाली घड़ी, उसे पीछे घुमाना, उसे रीसेट करना। और इस कोशिश के पीछे एक बहुत ही बुनियादी वैज्ञानिक सवाल था, है ना? हाँ, जिसने आर्यव्रत को उलझा रखा था कि आखिर ये कैंसर कोशिकाएं अमर कैसे हो जाती हैं। वो कैसे टेलोमरेज जीन, मतलब TERT जीन को धोखा देती हैं। हाँ, देखिए, हमारी सामान्य कोशिकाओं में क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमियर होते हैं, सुरक्षा कवच जैसे। अच्छा। हर बार जब कोशिका बढ़ती है, ये कवच थोड़े छोटे हो जाते हैं और आखिरकार इतने छोटे कि कोशिका या तो काम करना बंद कर देती है या मर जाती है। यही तो बुढ़ापा है एक तरह से। जी, लेकिन कैंसर कोशिकाएं वो इस नियम को तोड़ देती हैं। वो कैसे? उनमें ये TERT जीन अक्सर सक्रिय रहता है। ये टेलोमियर की मरम्मत करता रहता है, उन्हें छोटा होने नहीं देता। तो नतीजा? नतीजा ये है कि कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती रहती हैं, एक तरह से अमर हो जाती हैं। और यहीं से आर्यव्रत की सोच शुरू होती है। बिल्कुल, उनके नोट्स में लिखा भी है। हाँ, मैंने पढ़ा, अगर हम इस धोखे को समझ के नियंत्रित कर लें तो हम उम्र बढ़ने की बजाय उसे रीसेट कर सकते हैं। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी। उम्र को धीमा करना या रोकना नहीं, बल्कि सचमुच घड़ी पीछे करना। तो इस सोच को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने एक तकनीक विकसित की, TTRT। जी, टेम्पररी टीलोमेर रीसेट थेरेपी। इसके लिए वो प्लेसेंटा, खासकर कॉर्ड ब्लड से मोनोन्यूक्लियर कोशिकाएं निकालते थे। और फिर एक विशेष जीन डिलीवरी वायरस का इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक वायरल वेक्टर। जीन डिलीवरी वायरस, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, पर यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत नियंत्रित था। ये वायरस कोशिकाओं में TERT जीन पहुंचाता था, लेकिन सिर्फ 40 घंटों के लिए। सिर्फ 40 घंटे? हाँ, आर्यव्रत इसे मजाक में टेलोमेरेज स्विच कहते थे। मकसद अमर बनाना नहीं था, बल्कि कोशिकाओं को जैसे जवानी की याद दिलाना था, सिस्टम रीबूट जैसा। लेकिन 40 घंटे का नियंत्रण, क्या ये इतना पक्का हो सकता है? अगर वो स्विच बंद न हुआ तो? और यही सबसे बड़ा खतरा था। कहानी में उनकी असिस्टेंट रिया यही सवाल उठाती भी है कि अगर TERT जीन स्थायी रूप से सक्रिय रह गया तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ेंगी, यानी सीधा कैंसर का खतरा। ये तकनीक वाकई एक दोधारी तलवार थी। तो पहला प्रयोग उस बूढ़े बंदर पर हुआ। हाँ, और TTRT बूस्टर ने बाद कुछ ही हफ्तों में बंदर की झुर्रियां कम होने लगी, बालों का रंग गहरा हो गया। असर अस्थायी था, पर नतीजे तो चौंकाने वाले थे। आर्यव्रत ने कहा भी, हमने उम्र को नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ समय को रोक दिया। यहां तक विज्ञान लैब में कामयाब दिख रहा था। लेकिन असली नैतिक परीक्षा तो तब शुरू हुई जब ये तकनीक लैब से बाहर निकली। अनन्या का केस आया। हाँ, 10 साल की बच्ची, टर्मिनल बोन कैंसर। डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके थे। और तब रिया ने ये विचार रखा कि क्या TTRT आजमाया जा सकता है। ये बहुत मुश्किल फैसला था। नियम कानून एक तरफ, एक बच्ची की जिंदगी दूसरी तरफ। और तकनीक भी प्रायोगिक थी, सारे खतरे पता नहीं थे। आर्यव्रत के मन में जो चला वो सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान अगर सिर्फ कागज पर रहे तो वो इंसानियत नहीं। आखिरकार उन्होंने नियमों को तोड़ा, अनन्या पर TTRT का प्रयोग किया। हाँ, ये वो बिंदु है जहाँ कहानी विज्ञान से आगे बढ़कर मानवीय संवेदनाओं
और नैतिक जिम्मेदारियों तक पहुंचती है। क्या नेक इरादे हमेशा सही होते हैं? क्या किसी एक की जान बचाने के लिए नियमों को तोड़ना ठीक है? खासकर जब परिणाम पता ना हो। और अनन्या के केस में परिणाम, वो तो और भी चौंकाने वाले थे। बिल्कुल, कुछ ही हफ्तों में अनन्या का कैंसर गायब हो गया। अविश्वसनीय सफलता। लेकिन एक अजीब नतीजा सामने आया। उसकी कोशिकाएं इतनी रीसेट हो गईं कि उसकी शारीरिक उम्र 10 साल पर ही थम गई। मतलब कहानी में 3 साल बाद भी वो 10 साल की ही दिखती है। स्वस्थ है, खेलती है, लेकिन उसका शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है। वो समय में जम गई है। हाँ, एक तरह से। एक बच्ची जो कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये किसी परी कथा जैसा लगता है, पर असलियत में ये वरदान है या कुछ और? यही सवाल कहानी का केंद्र बन जाता है। क्या ये जीवन देना है या जीवन को एक अजीब सी कैद में डालना? सफलता के साथ एक गहरी पहेली खड़ी हो गई। और फिर तो हंगामा मच गया होगा ना जब ये खबर बाहर आई। जाहिर है, प्रोजेक्ट प्राण सुर्खियों में आ गया। सरकारें हरकत में आईं, इसे आनुवांशिक खतरा बताकर बंद करने का आदेश दिया। मीडिया ने भी आर्यव्रत को कभी मसीहा तो कभी शैतान बना दिया होगा। जीन्स का भगवान तक कहा गया। बिल्कुल। और इस बाहरी उथल-पुथल के साथ आर्यव्रत का अंदरूनी संघर्ष भी तेज हो गया। वो खुद से पूछने लगे, क्या हम जीवन को लंबा कर रहे हैं या मृत्यु को ठका रहे हैं? अनन्या उनकी आंखों के सामने एक जीती जागती पहेली थी। स्वस्थ पर सामान्य नहीं। हाँ, एक शरीर जो उम्र के साथ बदलता नहीं, उसका समाज में क्या स्थान होगा, भविष्य क्या होगा? ये सवाल विज्ञान से फलसफे तक पहुंच गए। लेकिन आर्यव्रत रुके नहीं। प्रोजेक्ट बंद होने के बावजूद वो गुप्त रूप से काम करते रहे। हाँ, वो टीटीआरटी से जवान की गई कोशिकाओं को एक नए स्तर पर ले गए। उन्हें बदला इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में, यानी आईपीएससीज। ये तो वो मास्टर कोशिकाएं हैं जो शरीर की किसी भी दूसरी कोशिका में बदल सकती है। जी हाँ, और फिर उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। इन आईपीएससीज को नैनोबायोस्कैफोल्ड्स मतलब सूक्ष्म जैविक ढांचों के साथ जोड़ा। मकसद क्या था? मकसद था सुपर हीलिंग स्टेम सेल्स बनाना। ऐसी कोशिकाएं जो शरीर में कहीं भी जाकर क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकें, शायद नए अंग भी बना सकें। उन्होंने इन नई कोशिकाओं को नाम दिया नियोसेल्स। ये तो चिकित्सा में एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। कहानी में इनके क्या नतीजे दिखाए गए? नतीजे हैरान करने वाले थे। इनसे क्षतिग्रस्त किडनी, फेफड़े, त्वचा, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी का भी सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया गया। ये तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, साइंस फिक्शन में अक्सर एक लेकिन होता है। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ? रिया, जो अभी उनके साथ थी, उसने एक अजीब बात नोट की। ये नियो सेल्स लैब डिश में मरी नहीं रही थी। मर नहीं रही थी? नहीं। और जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि अनजाने में इन नियो सेल्स का TART जीन स्थायी रूप से सक्रिय हो गया था। स्थायी रूप से? हाँ। मतलब उनकी टीलोमियर लंबाई अब कम नहीं हो रही थी। वो सचमुच अमर हो गई थी। अनजाने में? अमर कोशिकाएं उम्र को रीसेट करने की कोशिश में वो असल में अमरता के दरवाजे पर पहुंच गए। बिल्कुल। ये अनैच्छिक खोज कहानी को और गहरा कर देती है। क्या इंसान अमरता जैसी शक्ति को संभालने के काबिल है, और क्या इसका अनजाने में पैदा हो जाना ज्यादा खतरनाक है? आर्यव्रत ने जो बनाया था वो अब सिर्फ मरम्मत करने वाली कोशिकाएं नहीं थी, वो जीवन का एक नया अनंत रूप थी। और फिर कहानी का क्लाइमेक्स और भी व्यक्तिगत हो जाता है। आर्यव्रत खुद बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, कोशिकीय विघटन, सेल्यूलर डिजेनरेशन। उनके अपने शरीर की कोशिकाएं जवाब देने लगती हैं। वक्त कम था। और तब वो अपने जीवन का आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। वो खुद पर एक फाइनल टेलोमरेज बूस्टर वेक्टर FTBV का इस्तेमाल करते हैं। ये वेक्टर TERT जीन को स्थायी रूप से सक्रिय करने के लिए था। हाँ, उनके पूरे शरीर की कोशिकाओं में। एक तरह से वो जानबूझकर खुद को अमर बनाने की कोशिश कर रहे थे, या शायद जीवन बचाने की हताश कोशिश। और नतीजा हैरान करने वाला। कुछ महीनों में उनका शरीर तो जवान हो गया, झुर्रियां मिटी, शक्ति लौट आई। लेकिन उनका दिमाग, उनकी यादें, उनका अनुभव, वो सब वैसा ही रहा। वो शारीरिक रूप से युवा हो गए, पर मानसिक रूप से उतने ही अनुभवी, शायद थके हुए। जैसा उन्होंने खुद कहा, मैं अब स्थिर हूं, समय बढ़ रहा है पर मैं नहीं। ये तो एक अजीब स्थिति है, जीवित मूर्ति जैसी। शारीरिक रूप से अमर, पर समय की धारा में जमे हुए। शायद यही कहानी का एक और बिंदु है। अमरता का मतलब क्या सिर्फ शारीरिक क्षय का रुकना है, या इसमें मानसिक विकास, अनुभव का बदलना भी शामिल है? आर्यव्रत की स्थिति एक त्रासदी लगती है। अनंत जीवन
पर बिना किसी बदलाव के। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकी। एक पीढ़ी आगे बढ़ी, 20 साल बाद। अनन्या, वो बच्ची, अब एक जानी मानी वैज्ञानिक है, प्रोजेक्ट प्राण की नई प्रमुख। हाँ, और वो अपने गुरु आर्यव्रत के स्थिर शरीर और उनके अनूठे जेनेटिक्स का अध्ययन कर रही है। और इसी अध्ययन से वो एक नया सिद्धांत पेश करती है, बायो क्वांटम रीसेट। ये और भी ज्यादा क्रांतिकारी है। ये सिद्धांत कहता है कि क्वांटम स्तर पर शायद सिर्फ कोशिकाओं को नहीं बल्कि स्मृतियों को भी उनकी युवावस्था में लौटाया जा सकता है। स्मृतियों को भी, मतलब सिर्फ शारीरिक कायाकल्प नहीं बल्कि एक तरह का मानसिक पुनर्जन्म। हाँ बिल्कुल, ये कहानी को एक नए दार्शनिक मोड़ पर ले जाता है। अंतिम दृश्य में अनन्या आर्यव्रत के स्थिर शरीर को देखती है और फुसफुसाती है, अब तुम अमर नहीं, पुनर्जन्म होगे। ये अंत एक सवाल छोड़ जाता है, क्या असली लक्ष्य अमरता है या जीवन का नवीनीकरण, एक नई शुरुआत? इस पूरी कहानी में कई पेचीदा वैज्ञानिक आइडियाज हैं। एक बार सरसरी तौर पर याद कर लेते हैं। टेलोमेरेज या TERT जीन जो उम्र से जुड़ा है, फिर TRT, टेम्पररी टेलोमरेज रीसेट थेरेपी, जो उसे कुछ समय के लिए सक्रिय करती है। वायरल वेक्टर्स जो जीन डिलीवरी का जरिया बने, कॉर्ड ब्लड से मिली मोनोन्यूक्लियर सेल्स, iPSCs, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं। और फिर नियो सेल्स या सुपर हीलिंग सेल्स जो मरम्मत कर सकती थी पर अनजाने में अमर निकली। पूरी कहानी टेलोमेरेज नियंत्रण और एजिंग रीसेट के इर्द गिर्द घूमती है। ये सब सेलुलर इंजीनियरिंग और दीर्घायु चिकित्सा, लॉन्जिविटी मेडिसिन की झलक दिखाते हैं। हाँ, जहाँ विज्ञान जीन कोशिका तकनीक का इस्तेमाल करके जीवन को लंबा करने या उम्र को पलटने की संभावनाओं को टटोल रहा है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। तो संक्षेप में, अमर कोशिका हमें उम्र रीसेट करने की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा से शुरू करके अनजाने में अमरता पाने और फिर उसके गहरे नैतिक और अस्तित्व संबंधी सवालों से जूझने तक ले जाती है। विज्ञान यहाँ वाकई सीमाएं तोड़ता हुआ दिखता है। लेकिन हर कदम पर सवाल उठता है, क्या हमें ये सीमाएं तोड़नी चाहिए? और अगर हाँ, तो किस कीमत पर? अमरता अगर मिल भी जाए तो क्या वो जीने लायक होगी? जैसा किताब के उपसंहार में कहा गया है, विज्ञान ने जीवन की सीमा बढ़ाई, पर आत्मा की सीमा अब भी रहस्यमयी है। और एक और पंक्ति, शायद अमरत्व शरीर में नहीं, विचार में छिपा होता है। और ये भी कि हमारा निर्माण हमारे पूर्वजों के आनुवंशिक अंश से हुआ, पर हमारा पुनर्जन्म हमारे विचारों से होगा। ये बातें हमें उस आखिरी विचार तक ले आती हैं जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे, अनन्या के बायो क्वांटम रीसेट का विचार। सिर्फ शरीर नहीं, यादों को भी रीसेट करना। तो सवाल ये है कि अगर ये संभव हो जाए, अगर हमारी यादें, हमारा अनुभव, हमारी पहचान बनाने वाली हर चीज मिटाकर हमें रीसेट कर दिया जाए, तो क्या वो पुनर्जन्म वाला व्यक्ति वही होगा? पहचान का आधार क्या है, शरीर या स्मृतियां? अगर स्मृतियां ही न रहें तो मैं का क्या अर्थ बचता है? इस पर विचार कीजिएगा।